वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है नाजमीन और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आनुवंशिकी और पर्यावरण, जो कि सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि आनुवंशिकी क्या होती है, हेरिडेटरी क्या होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अलग अलग लोगों ने डेफिनेशंस क्या दी है, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, उन लोगों ने इसकी क्या परिभाषा दी है। इसके साथ में हम ये सीखेंगे कि जो हेरिडिटरी है वो किस तरीके से क्रोमोसोम्स के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाती है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हेरिडेटरी। ठीक है, हेरिडेटरी मतलब क्या होता है? आनुवंशिकता। आनुवंशिकी क्या होता है कि वो सारे गुण जो आपको अपने पेरेंट्स से बाय जीन या बाय बर्थ मिले। ठीक है, हमारी सबकी संरचना, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सबकी संरचना में जीन का या क्रोमोसोम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, हमारे बेसिक क्वालिटी के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारी आंखें कैसी होगी, हमारा स्किन का कलर कैसा होगा, हमारा आईक्यू कैसा होगा, ये सब के पीछे क्या होते हैं? जीन होते हैं। जीन जो क्रोमोसोम से बने होते हैं। ठीक है, और ये जीन और क्रोमोसोम हमको किससे ट्रांसफर होते हैं? हमारे पेरेंट्स से। ठीक है, अगर पेरेंट्स का अगर पेरेंट्स के आई कलर अगर ब्लैक है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके आई कलर भी क्या होगा? ब्लैक होगा। अगर उनके आई कलर, पेरेंट्स में से किसी का भी अगर आई कलर ब्राउन है तो आपकी भी आंख का कलर ब्राउन होगा। इसी तरह से स्किन कलर हो गया, ठीक है, हेयर कलर हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके जीन पे डिपेंड करती है, जो हमको किन से मिलती है? हमारे पूर्वजों से मिलती है या हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर बाय बर्थ आती है। तो ये होती है आपकी आनुवंशिकी। ठीक है, थोड़ा सा इसको डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो क्या बोल रहा है? माता पिता से संतानों तक। ठीक है, संतानों तक मतलब ऑफ स्प्रिंग तक। ठीक है, क्या होता है? आनुवंशिकी जो है वो माता पिता से ऑफ स्प्रिंग से मतलब बच्चों तक, संतानों तक पहुंचती है। किसके द्वारा? जीन के माध्यम से। जीन के माध्यम से विशेषताओं का संचरण होता है। विशेषताएं मतलब जितनी भी आपकी क्वालिटीज आती है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया क्वालिटीज में क्या क्या चीज आती है। ठीक है, आई कलर, हेयर, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी कलर, स्किन कलर, ये सारी चीजें आपकी कौन डिसाइड करती है? आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपकी हेरिडिटी से, यानी कि आपके पेरेंट्स से या उनके पेरेंट्स से उनके अंदर आ रही होती। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। गर्भाधान के समय पिता में, ठीक है, विशेषताएं जिनमें बुद्धि, व्यक्तित्व आदि शामिल। बुद्धि मतलब आपका हो गया आईक्यू। ठीक है, व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी। ठीक है, इसके अलावा जो आपका आई कलर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। आई कलर हो गया आपका, स्किन कलर हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपके हेयर हो गए, बालों का कलर क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपका कौन डिसाइड करती है? आनुवंशिकी या आनुवंशिकता या हेरेडिटरी डिसाइड करती है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब ये थोड़ा सा इसको बायोलॉजिकल वे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आखिर बायोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है क्रोमोसोम की और हेरिडिटी की। तो थोड़ा सा इसको अंदर तक डीप में देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा। मैं आपको, देखिए ये वाला जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला, ये होता है आपके क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब क्या होता है? गुणसूत्र। ठीक है, हिंदी में इसको गुणसूत्र बोलते हैं। अब क्रोमोसोम क्या होता है मैम, ये बताइए। तो क्रोमोसोम क्या होता है? एक धागे जैसी संरचना होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जो जिससे मिलके क्या बनते हैं? जीन बनते हैं। ठीक है, और जीन क्या डिसाइड करते हैं? आपकी पूरी की पूरी क्वालिटीज का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्वालिटीज का बेसिक स्ट्रक्चर कौन तैयार करता है? उसके जीन। अब जीन कहाँ से ट्रांसफर होते हैं? तो माता पिता से या पेरेंट्स से या फिर किससे? आपके जो पूर्वज रहे उनके थ्रू आपके अंदर ट्रांसफर होते हैं जीन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फैमिली में माता पिता दोनों की हाइट ज़्यादा है तो बहुत पॉसिबिलिटी कि आपकी हाइट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके जीन में हाइट कैसी है? ज़्यादा है, तो उनके जीन के थ्रू आपकी हाइट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, या आपकी लंबाई भी ज़्यादा होगी। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ। तो ये क्रोमोसोम है। अच्छा, क्रोमोसोम का थोड़ा सा गणित समझेंगे हम कि होता क्या है। ठीक है, तो बचपन से या किसी भी ह्यूमन बींग में जो है
देखिए किसी भी ह्यूमन बीइंग में दो लोगों की बात करेंगे, एक तो मेल की बात करेंगे हम और एक फीमेल की बात करेंगे, ठीक है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों को याद रखना है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं आपके पास में? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। याद रखिएगा टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, टोटल क्रोमोसोम्स कितना होते हैं, वो होते हैं 46। किसके अंदर? किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, उससे मिलकर वो बनता है, ठीक है। अगर 46 गुणसूत्रों का एक पेयर के फॉर्म में बात की जाए तो पेयर बनते हैं 23। कितने पेयर बनेंगे? 23 पेयर्स। जोड़े कितने बनेंगे? 46 तो गुणसूत्र बनेंगे, गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी। और जो पेयर्स है, अगर जोड़े के रूप में बात की जाए तो जोड़े कितने होते हैं इनके? कितने जोड़े होंगे? 23 जोड़े होंगे। आगे बात समझ में क्लियर? यहां तक बात समझ आई? मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों में कितने जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के? 23। बात समझ आ गई? अब क्या होता है कि जब एक नई संतान की उत्पत्ति होती है, एक नया बच्चा जो है वो बोर्न होने वाला होता है या उसका निर्माण हो रहा होता है, उसका जो है कंसेप्शन हो रहा होता है किसकी बॉडी में? फीमेल की बॉडी में। तो उसका सेक्स निर्धारण किस तरह से होता है, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, देखो क्रोमोसोम का जो है, ये वाली बात तो आई होप आप लोगों को मेरी समझ आ ही गई होगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको अलग से समझने की कोशिश करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि कितने क्रोमोसोम टोटल कितने होते हैं? 46, ठीक है। अब इनको अगर पेयर्स की बात करेंगे तो कितने पेयर्स होंगे? 23 पेयर्स होंगे। अगर इन 23 पेयर्स में अगर हम मेल की बात करें, मेल मतलब पुरुष की बात करें, और यहाँ पे अगर फीमेल की बात करें, ठीक है, अगर मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे हम अलग अलग, तो मेल में भी कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। मतलब कितने जोड़े होते हैं? 23। और इनमें भी कितने होते हैं? 23। लेकिन आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि ये जो 23 है ना, इसमें से अगर डिसाइड करेंगे तो 22 जो होते हैं उन गुणसूत्रों को बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। इसकी हिंदी भी यही है और इंग्लिश भी यही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। बात समझ आई है? ऑटोसोम्स कितने हो गए? 22 जोड़ों को तो क्या बोलते हैं हम? ऑटोसोम्स, याद रखिएगा। और इसके अलावा जो एक जोड़ा और आपका बच रहा है ना, उसको बोलेंगे हम XY, एक जोड़ा बोलेंगे, और इसका नाम होगा सेक्स क्रोमोसोम। क्या नाम देंगे इसको? सेक्स क्रोमोसोम। क्या नाम देंगे इसको? सेक्स क्रोमोसोम। 22 जोड़े तो किसके हो गए? ऑटोसोम्स के, सब सेम सेम होंगे, ठीक है। लेकिन एक जोड़ा जिसको हम याद रखिएगा, जो मेल है उसका जो सेक्स क्रोमोसोम है लास्ट वाला 23वां, वो होता है XY, ठीक है। XY क्या है? कुछ नहीं, गुणसूत्रों के प्रकार होते हैं, उनमें से X और Y दो गुणसूत्र, लास्ट वाला पैराग्राफ मिलकर के किसका बनता है? मेल का। बात समझ आई? क्लियर? चलिए अब जब यहाँ की बात करेंगे, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसमें भी ऐसे ही है, ठीक है। 22 तो कैसे हो जाएंगे? ऑटोसोम्स, ठीक है। और एक जो बच रहा है उसमें ये एक्स क्रोमोसोम होता है, जिसको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल में क्या बोलेंगे इसको? XX सेक्स क्रोमोसोम। आई होप यहाँ तक बात समझ आई। मेल में क्या होगा? लास्ट वाला क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम XY, और फीमेल में क्या होगा? XX, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की कि अगर किसी बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो उसका सेक्स निर्धारण कैसे होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो मेल है उनके पास में कितने लास्ट वाले पैराग्राफ में लास्ट क्रोमोसोम का जोड़ा किसका है? उनका X और X का। और फीमेल का कितना है? XY का इनका है, और इनका कितना है? X और X का। बात समझ आई? तो जब क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो जब स्पर्म जो है वो ओवम से मिलता है, ठीक है, स्पर्म जब ओवम से मिलता है तो क्या होता है, ये गुणसूत्र मिलते हैं। 23 गुणसूत्र किससे मिलते हैं? मेरी बात सुनिएगा। जो गुणसूत्र मिलेंगे ना, वो
याद रखिएगा, दोनों को मिला करके 22 गुणसूत्र मिलेंगे और लास्ट वाला जो गुणसूत्र होगा 23वां, उसका जोड़ा कैसे मिलेगा कि मेल से, याद रखिएगा, मेल से या तो x मिलेगा या फिर y मिलेगा, और फीमेल से जो है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं यहाँ पे साइड में, देखिए मेल से हमेशा क्या मिलेगा, सॉरी फीमेल से लास्ट वाले में x ही मिलेगा, क्योंकि इसके पास में क्या है, x और x दो ही गुणसूत्र है, ठीक है। तो यहाँ से कोई सी भी कंडीशन हो लास्ट में x ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेल से x भी मिल सकता है, क्योंकि इसके पास x भी है और y भी है, तो x भी मिल सकता है और y भी मिल सकता है, ठीक है। तो जब इस तरीके से ये दोनों मिलेंगे, लाइक अगर x से x मिलेगा तो बन जाएगी आपकी गर्ल, क्या बनेगी, लड़की, क्या बनेगी, गर्ल्स, ठीक है। और अगर x से y मिलेगा तो क्या बनेगा, बॉय, क्या बनेगा, बॉय। तो यहाँ से एक चीज है, साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि जो बच्चे का लिंग निर्धारण है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके फादर पे डिपेंड करता है, उसके पिता पे डिपेंड करता है, मदर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि फादर के पास में लास्ट में 23वां जो गुणसूत्र का जोड़ा है उसमें x और y होता है, ठीक है। तो अगर वो x मिलेगा फीमेल के x से तो लड़की पैदा होगी, और अगर पुरुष के y से फीमेल का x मिलेगा तो लड़का पैदा होगा, ठीक है, यानी कि बॉय का बर्थ होगा। आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर एक्स क्रोमोसोम 23वां जोड़ा मिला तो क्या मिलेगा, गर्ल मिलेगी, मतलब बच्चा कैसा होगा, लड़की पैदा होगी, और अगर x के साथ y मिलेगा तो क्या पैदा होगी, आपकी लड़का पैदा होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, थोड़ा सा इसको स्लाइड में देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये आपके गुणसूत्र है, अगर x x होगा तो क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि अगर x से x मिलेगा तो लड़का होगा कि लड़की होगी, और अगर x से y मिलेगा तो लड़का होगा या लड़की होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हमने यही बात लिखी थी कि देखो पुरुष में या मेल में कितने ऑटोसोम्स होते हैं, 22 ऑटोसोम्स होते हैं, और एक XY होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिसको मैंने अभी बताया। इसी तरह महिला में कितने 22 ऑटोसोम्स होते हैं, और एक और होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों से निर्धारण होता है बच्चे के जन्म का और बच्चे के लिंग का। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अब आगे की स्लाइड की तरफ। चलिए थोड़ा सा डेफिनेशंस देखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीटेट में बहुत बार यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि डेफिनेशन से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पर्टिकुलर नाम लेकर के परिभाषा को पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 लोगों की परिभाषा दी है, आप लोगों को एक बार इसको समझ लेना है, ठीक है। ये हिंदी में है बट मैं इंग्लिश में भी आपको इसको ट्रांसलेट करके पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये सेक्शन जो हो रहा है, ये सेशन जो हो रहा है आपका, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, सो यू हैव टू वरी, राइट। चलिए लेट्स गो। सबसे पहले क्या हुआ, अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो डगलस और हॉलैंड ने इसकी परिभाषा दी कि जो वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम मतलब कि जो हेरिडेटरी है ना, वंशानुक्रम जो है इसके अंतर्गत सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य क्षमताएं जो उन्होंने अपने माता पिता से तथा पूर्वजों से अर्जित किए होते हैं शामिल है। तो डगलस क्या बोलना चाह रहे हैं, डगलस ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका फिजिकल बॉडी जो है वो, ठीक है, जितनी भी उसके अंदर क्वालिटीज है, ठीक है, उसका वर्क करने की कैपेसिटी जो है, ठीक है, उसका आईक्यू जो है, मतलब ये सारी चीजें जो है ये सब उसको कहाँ से मिली होती है, उसके माता पिता से या उसके पूर्वजों से मिली हुई होती है, तो ये हेरिडेटरी होती है। क्लियर, आई होप आपको समझ आई होगी। अब दूसरे पे परिभाषा पे चलते हैं हम, रूथ बेनेडिक्ट पे अगर हम चलेंगे कि रूथ बेनेडिक्ट ने क्या बताया, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इनके अनुसार माता पिता मतलब कि पेरेंट्स से संतान मतलब कि क्या हो गए, आपकी ऑफस्प्रिंग, ठीक है, संतान, माता पिता मतलब पेरेंट्स, तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को हस्तांतरित मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होती है, होने वाले गुणों को मतलब क्वालिटीज को या कैरेक्टरिस्टिक को वंशानुक्रम कहते हैं। तो वही बात हो गई
क्या कि माता पिता से संतान को जो गुण या क्वालिटीज जो है, माता पिता से संतान को जो क्वालिटीज स्थानांतरित होती है, मतलब ट्रांसफर होती है, उसको इन्होंने आनुवंशिकता कहा है या हेरिडेटरी कहा है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, जेम्स डेवर के अनुसार क्या होता है, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का, शारीरिक मतलब कि फिजिकल और मानसिक मतलब कि मेंटल, तो जो माता पिता की शारीरिक और मानसिक मतलब मेंटल विशेषताएं मतलब क्वालिटीज जो है वो बच्चे में जा रही है, इसको उन्होंने आनुवंशिकता कहा है। ठीक है, किसके अनुसार, डेवर के अनुसार। अच्छा, इसका क्या एग्जाम्पल लेंगे रियल लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा कि जिन माता पिता का आईक्यू तेज होता है, जनरली उनके बच्चों का आईक्यू भी क्या होता है, तेज होता है। ठीक है, देखें, आईक्यू ज्यादा होगा तो बच्चे का आईक्यू भी ज्यादा होगा। इसी के अलावा ये भी होता है कि जिन माता पिता की अगर हाइट कम है उनके जेनेटिक पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो बच्चे की भी हाइट नॉर्मल हाइट से कम ही होगी। ठीक है, या फिर अगर माता पिता में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, तो वो डिजीज भी जिनके थ्रू कहाँ पे आ जाती, आनुवंशिकी के थ्रू कहाँ आ जाती है, बच्चे में आ जाती है। ठीक है, जैसे अगर माता पिता में से किसी को अगर एड्स है या कोई और बीमारी है, तो बच्चे में भी वो जेनेटिक के थ्रू जेनेटिकली कहाँ आ जाती है, बच्चे के अंदर भी वो बीमारी आ जाती है। ठीक है, तो सारी क्वालिटीज, सारी चीजों का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है थ्रू पेरेंट्स थ्रू चिल्ड्रन, इस चीज को, इस घटना को, इस इंसिडेंट को हम बोलते हैं आनुवंशिकी। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो ट्विंस है, जुड़वा बच्चों की कहानी किस तरीके से होती है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो माता है और जो पिता है, मतलब पेरेंट्स से जो है, पेरेंट्स के पास में जो मदर है उस उनके पास में एक्स क्रोमोसोम होता है, और जो फादर है उनके पास में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से मदर से हमेशा एक्स ही मिलेगा, लेकिन फादर से एक्स भी मिल सकता है, वाई भी मिल सकता है। तो जब एक्स एक्स मिलेंगे तो गर्ल पैदा होगी, और एक्स से वाई मिलेगा। ठीक है, माँ एक्स कहाँ से मिलेगा, ये सब सेल्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, बात समझ आई। गुणसूत्र किस में होते हैं, सेल में होते हैं, सेल्स के थ्रू ये सारा होता है। ठीक है, तो जब सेल्स बनती है, इधर की एक्स से उधर की वाई मिलकर, या इधर की एक्स से उधर का एक्स मिलकर के क्या बनता है, स्पर्म और ओवम, है ना। यहाँ से जो स्पर्म मिला मतलब कि शुक्राणु, और ओवम मतलब अंडा, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक जाइगोट बनाते हैं, जिसमें नया जीव जो है, मतलब बच्चे का जन्म होना शुरू होता है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे क्या होता है कभी कभी कि नॉर्मल बच्चा तो इस तरीके से हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या, जाइगोट बनते हुए कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक ही जाइगोट में या तो दो जीव एक साथ जन्म लेंगे, या फिर उसी दोनों से दोनों एक स्पर्म और एक ओवम से मिलकर के दो जाइगोट बन जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, तो जुड़वा बच्चों की कहानी थोड़ी सी देखते हैं फटाफट से। जुड़वा बच्चे जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, मतलब जुड़वा जो है, ट्विंस जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका आइडेंटिकल ट्विंस, आप प्लीज इनको कॉपी में नोट करते रहिएगा, है ना, ऐसे है ना, सिर्फ किस्से कहानियों की तरह नहीं सुनिएगा, थोड़ा सा लिखते रहेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो कितने प्रकार के हुए ट्विंस, दो प्रकार के। कौन सा हुआ, एक आइडेंटिकल ट्विन, लिखो। गुड, आइडेंटिकल ट्विन। और एक और क्या होगा आपका, एक और क्या बताया मैंने, फ्रेटर्नल ट्विन। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, समरूप जुड़वा। ठीक है, और जो फ्रेटर्नल ट्विन्स है उसको हिंदी में बोलते हैं भ्रांत जुड़वा। क्लियर, अभी होते क्या है थोड़ा सा इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, डेफिनेशन से नहीं समझेंगे इसको, एक पिक्चर से समझेंगे हम लोग। ये वाली पिक्चर है ना, क्यूट सी पिक्चर, दोनों चुन्नू मुन्नू, ये चुन्नू ये मुन्नू, और ये भी चुन्नू और ये भी चुन्नू। ठीक है, तो जब चुन्नू मुन्नू हो मतलब दोनों अलग अलग हो रहे, तो कौन से ट्विंस होंगे, फ्रेटर्नल। इनको क्या बोलते हैं, भ्रांत जुड़वा। ठीक है, और जब दोनों चुन्नू चुन्नू हो, छोटे छोटे से, तो इनको क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिकल ट्विन, मतलब कि समरूप जुड़वा, समान रूप वाले जुड़वा। देखिए दोनों को, ये क्या हेयर स्टाइल बना रखी है, देखो सेम सेम दोनों ने। क्लियर, चलिए, आई होप ये तो मजाक वाली बात हो गई है, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ।
डन। चलिए इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए, तो जो आपका फ्रेटर्नल ट्विन होता है उसमें क्या होता है कि मैंने आपको क्या बताया, फ्रेटर्नल ट्विन में डेवलप फ्रॉम टू सेट्स ऑफ एग्स, मतलब ये है ना, जो दो अंडे हैं उनके दो सेट बनेंगे, उनसे इनका निर्माण होता है। कैसे? ये देखिए, एक स्पर्म और एक एग, और एक स्पर्म जो है वो वापस से एग से क्या मिलेगा, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद में क्या करेंगे, एक ही तरह से क्या हो जाएगा, ठीक है, स्पर्म और एग्स, ठीक है, इनसे क्या हुआ, मिले, जाइगोट बना, और दोनों जाइगोट क्या हुए, अलग अलग जाइगोट बने, और दोनों जाइगोट जब अलग अलग होंगे, एक ही टाइम में दो जाइगोट बनेंगे, ध्यान से सुनिए, एक टाइम में दो जाइगोट बनेंगे, जाइगोट मतलब जिसमें बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, उससे क्या होगा, एक टाइम में दो जाइगोट बन गए, एक स्पर्म मतलब कि दो स्पर्म से दो एग मिल गए, ठीक है, उससे क्या हुआ, दो जाइगोट बन गए अलग अलग, और एक टाइम में एक जैसे दो बच्चों ने या दो जीव ने जन्म लिया है, ठीक है। अब जो फ्रेटर्नल ट्विन्स है उनकी क्वालिटी क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, फ्रेटर्नल ट्विन्स में दो अलग अलग जेंडर के बच्चे पैदा होंगे, मतलब दो अलग अलग सेक्स के बच्चे पैदा होंगे, एक लड़का होगा और एक लड़की होगी, दोनों लड़के या दोनों लड़कियां नहीं होगी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं भ्रांत जुड़वा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स को। आइडेंटिकल ट्विन्स में क्या होगा आपका, डेवलप फ्रॉम सेम एग एंड स्पर्म, वहां पे क्या थे, दो अलग अलग स्पर्म और एग थे, और यहाँ पे क्या है, सेम एग है, सेम स्पर्म है, दोनों मिलेंगे, एक ही जाइगोट बनेगा, लेकिन एक ही जाइगोट के अंदर कितने दो जीव बनेंगे, दो, इसमें दोनों अलग अलग बने थे, ये देखो, और इसमें देखिए आपको एक ही जाइगोट दिखेगा, दिख रहा है, और इससे दो अलग अलग जाइगोट बन गए, ठीक है, यहाँ पे दोनों कैसे थे, अलग अलग थे। डन। चलिए, तो आगे बात करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि जब एक स्पर्म और एक मिलते हैं, ठीक है, उसमें सेम जाइगोट बनता है, सेम जाइगोट के अंदर दो बच्चे पैदा होंगे, अगर एक ही जाइगोट से दो बच्चे निकल रहे हैं, अब ये जो बच्चे निकलते हैं ये सेम सेक्स के होते हैं, सेम दिखते हैं, इनकी हाइट, हेल्थ, हेयर कलर सब कुछ सेम टू सेम होता है, बिल्कुल समान रूप वाले होते हैं, इसलिए इसको समरूप या आइडेंटिकल ट्विन्स भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, आइडेंटिकल ट्विन्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, आइडेंटिकल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब कि जब आपकी फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा स्पर्म और एग का मिल करके, तो उसमें क्या होता है, ऑफ द ओवम बाय द स्पर्म, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है किसका, ओवम का, स्पर्म के थ्रू, ओवम और स्पर्म के थ्रू, तो क्या होता है, ओवम इज मेड टू स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स बट यूनाइट लेटर, ये दोनों क्या हो गए, पहले टू पार्ट्स में हो जाएंगे अलग अलग, है ना, एक स्पर्म और एक क्या मिला, एग मिला, दोनों क्या हुए, पहले टू पार्ट में कन्वर्ट हुए, फिर बाद में यूनाइट होकर के एक जाइगोट में कन्वर्ट हो गए। क्लियर? ठीक है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं उसमें सेम जाइगोट होता है, और ये दोनों सेम होते हैं, सेम सेक्स के होते हैं, अलग अलग नहीं होते, ठीक है, अगर दो लड़के हैं तो लड़के ही होंगे, दो लड़कियां हैं तो लड़के ही होंगे, और बिल्कुल सेम टू सेम दिखेंगे, तो आइडेंटिकल ट्विन सेम जाइगोट से। और अगर फ्रेटर्नल ट्विन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, दो अलग अलग जाइगोट बनते हैं, और इसमें बच्चे क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की होते हैं, जो जुड़वा होता है उसमें एक लड़का और एक लड़की होते हैं, और दोनों सेम टू सेम दिखे ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही बहुत है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स की, और फिर देखते हैं कि इन दोनों का क्या प्रभाव होता है डेवलपमेंट के ऊपर। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ में, तब तक के लिए मेहनत कीजिए, खूब मन लगा करके पढ़िए। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई टॉपिक समझना चाह रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिए, डेफिनेटली आपको उसका आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।